हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हमारा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो आज हम एक टेक्निकल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, ऑडिटर कौन होता है, ऑडिट कैसे होती है, ऑडिट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑडिट के करते वक्त क्या क्या थ्रेट सामने आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैटर। तो ये सब चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 11 में पढ़ी। देयर आफ्टर फिर हमने बात की थी ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्रामिंग। अब जब ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश कर ली गई, दैट मींस ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन सेट आउट हो गया और स्ट्रेटजी के बेस पर क्या डेवलप किया जी, बताइए जरा जल्दी से। स्ट्रेटजी के बेस पर किस को डेवलप किया गया था? राइट, ऑडिट प्लान को डेवलप किया गया। ऑडिट प्लान में किन किन चीजों को कवर किया गया था? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट किसका? ऑडिट प्रोसीजर्स का। ऑडिट प्रोसीजर्स कितनी तरह के हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड तीसरा कौन सा था? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। जब हमने प्लान भी डेवलप कर लिया तो उसके बाद हमने एक डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तैयार किया बेस्ड अपॉन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, जिसके अंदर हमने बताया कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए इन टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है और इन टेक्निक्स को यूज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कौन से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे, किस समय इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, कौन सा पर्सन हमारी ऑडिट टीम में से इन प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा। उन सब चीजों का हमने एक रिटन रिकॉर्ड तैयार किया। तो ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are to be executed, that are to be followed by the audit team member is known as, बताइए, detailed set of instructions as to the audit procedures is to be performed, इसको क्या नाम दिया जाता है? बिल्कुल सही, इसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम। नो, अब आपने ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की, ऑडिट प्लान डेवलप किया, ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट कर लिया, तो अब क्या करना है? क्या इस ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से, क्या इस ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से वी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म आवर प्रोसीजर्स और नॉट? तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, यहां से आज हम एक तरीके से ऑडिट एग्जीक्यूशन की स्टेज पर बढ़ रहे हैं आगे। आपको ध्यान हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको एक ओवरव्यू दिया था ऑडिट एक्टिविटीज का, ये रहा। ऑडिट प्रोसेस का के अंदर हमने ऑडिट एंगेजमेंट से ऑडिट प्लानिंग पर बढ़े, ऑडिट प्लानिंग से हम ऑडिट एग्जीक्यूशन की तरफ आज एक स्टेप उठा रहे हैं। तो देखो, ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें कौन सा स्टैंडर्ड आता है बताइए जी? ऑडिट एंगेजमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड कवर अप होगा जी? सागर बताइए। उदित 210, भूमिका 210, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 210। ऑडिट प्लानिंग में कौन सा स्टैंडर्ड कवर हो रहा है? ऑडिट प्लानिंग में कौन सा स्टैंडर्ड कवर हुआ? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसए 300 कवर हुआ। तो आज मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूं वो है ऑडिट एग्जीक्यूशन की। इस चैप्टर के अंदर,
चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये हमारे 8-9 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं और इन 8-9 टॉपिक में 3 स्टैंडर्ड है जिसकी हमें चर्चा करनी है। 315 जो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है और काफी सारे टॉपिक्स में उसके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। 320 मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड है एंड 330 रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर एज सच कवर अप करने हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज की। ओवरव्यू ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज, दैट मीन्स performing audit procedures। किस लिए? टू कलेक्ट एविडेंसेस। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स टू कलेक्ट द एविडेंसेस। तो इसमें हमारे दो मेन प्रोसीजर्स आ जाते हैं। पहला प्रोसीजर जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड नंबर 2 responses to assessed risk, also known as or further audit procedures, FAP। आरएपी और एफएपी दो तरह के हमारे प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, आरएपी के अंदर हम क्या करते हैं? वी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ किन चीजों की? ये वर्ड बहुत बार यूज किए हुए हैं हमने। एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, its environment, including internal control। इस अंडरस्टैंडिंग को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objectivity to obtain this understanding? To identify and assess risk of material misstatement। To identify the risk of material misstatement। अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये भी दो लेवल पर एग्जिस्ट करता है। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जिसको हम ओवरऑल लेवल भी बोलते हैं, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट
assertion level for classes of transactions account balances and the disclosures. तो आज की जो हमारी चर्चा है वो बेसिकली इसी एक टॉपिक के ऊपर है। ऑडिट रिस्क क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, हाउ टू असेस द रिस्क, और रिस्क कौन कौन से लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को लेने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हमने वर्ड यूज किया, वी नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, किसकी, एंटिटी की, इसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। आई नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। हमारा क्लाइंट, उसका नाम क्या है, क्लाइंट की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कौन सा उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट हिरार्की किस तरीके से डिजाइन की गई है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है, एम्प्लॉयज कितने ट्रेंड हैं, इन सब बातों की हमें जानकारी लेनी है। इस जानकारी को लेने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम तीन तरह की एक्टिविटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तीन तरह का काम कर सकते हैं। और वो क्या क्या है? एक वर्ड है मेरे पास इंक्वायरी, दूसरा वर्ड है मेरे पास इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, और तीसरा वर्ड है मेरे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी उनकी से इंक्वायरी कर सकते हैं, कंपनी के बनाए हुए रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कंपनी के अंदर जो प्रोसीजर्स कैरी ऑन हो रहे हैं उन प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में जैसे कंपैरिजन हो गया, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो। तो यदि इन प्रोसीजर्स के थ्रू मान लो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, ध्यान से सुनिएगा, अब एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया और आपने रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशो निकाली, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो निकाली, करंट रेशो निकाली, डेट इक्विटी रेशो निकाली, जीपी रेशो निकाली, एनपी रेशो निकाली, ईपीएस निकाला, कुछ भी, एनी रेशो, और आपने उसको कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? लास्ट ईयर की रेशो से, या लास्ट 3 और 4 ईयर्स के ट्रेंड से, या फिर इंडस्ट्री एवरेज से, या बजटेड रेशो से, और आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला। बताइए क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जहां पर अनयूजुअल रिलेशनशिप सामने आ रही है, अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुई? बिल्कुल, डेफिनेटली उस एरिया में रिस्क एग्जिस्ट करता है। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम है टू आइडेंटिफाई क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल, तीन वर्ड है, एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग
इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। यहां पर डिटेल्ड वर्किंग नहीं हो रही। अच्छा, अब मान लीजिए आप कंपनी के एक्सपेंस की जो पेमेंट हो रही है उसके इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहे हैं। बताइए, क्या कोई पेमेंट जो एक्सपेंसेस की होनी है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्या पेमेंट कैश में होगी या बाय चेक होगी, ऑनलाइन ट्रांसफर होगी? कैश में जो पेमेंट होनी है उसके अमाउंट को किस एक्सटेंट तक रखना चाहिए? बताइए, to how much extent payments can be made in cash considering requirement of law? इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें तो किस एक्सटेंट तक की पेमेंट हमें कैश में करनी चाहिए? 10,000 रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बट यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाते हैं 5,000 रुपए तक की पेमेंट कैश में होंगी, इससे ऊपर की सारी पेमेंट हम इधर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या चेक्स के थ्रू करेंगे या आरटीजीएस करेंगे, जो भी है। विजय क्या कह रहे हैं? मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं आया है। बेटा, मेरे पास ही नहीं आया, मेरे पास ही नहीं आया। स्टडी मटेरियल अभी किसी के पास भी नहीं गया। मिला है क्या किसी को? मुझे ही नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा? मैंने आपको शुरू में बताया भी था, देयर इज अ डिले, बट स्टडी मटेरियल जो मेन बुक है वो ऑलरेडी प्रिंटिंग में जा चुकी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन अ डे और 2 वो हमारे पास प्रिंटिंग से आ जाएगी, और जैसे ही आएगी हम आपको इमीडिएटली डिस्पैच कर देंगे। नंबर 2, आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के चांसेस हैं वो नेक्स्ट वीक के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग नवंबर 23 की जो आरटीपी आई है उसके भी रेलिवेंट क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस के लिए अप्लाई हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को ऐड करके वो पूरा हो जाता जल्दी। बट नवंबर 23 की आरटीपी आ गई थी, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा इसको भी इसमें ऐड कर दूं। तो नवंबर 23 की आरटीपी ऐड करने के बाद वो कंप्लीट होगा, उसके बाद वो प्रिंटिंग में जाएगा। वो क्वेश्चन बैंक हम आपको अलग डिस्पैच करेंगे। दोनों साथ में ही डिस्पैच कर देते हैं, लेट हो जाएगा आपके लिए। मेरा तो कोरियर का खर्चा बचता है, मेरा तो कोरियर का खर्चा बचता है। मुझे तो 2-2 बार डिस्पैच कराना पड़ेगा, कोरियर का, पैकिंग का, स्टाफ के टाइम का। बोलो, यदि इसमें कंफर्टेबल हो तो मैं दोनों साथ में डिस्पैच करा दूंगा। चलिए, तो मेन मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-4 दिन में डिस्पैच हो जाएगा, और क्वेश्चन बैंक जैसे ही आएगा तो डिस्पैच हो जाएगा। राइट विजय? इस चैप्टर के खत्म होने तक तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको जहां तक है दोनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, किसकी? एंटिटी, इसके एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल। तो जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने पेमेंट्स का एग्जाम्पल लिया, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सबके लिए कोई ना कोई कंट्रोल मैकेनिज्म का होना जरूरी होता है। तो फॉर दिस पर्पस हमने इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन किया रिकॉर्ड्स का, प्रोसेसेस को ऑब्जर्व किया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई किए। इसके बेस पर हमने क्या किया? हमने आइडेंटिफाई किया क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमने
पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस की ऑथोराइजेशन पर कोई कंट्रोल ऑब्जर्व नहीं किया। वी आर ऑब्जर्विंग कि एक्सपेंसेस की पेमेंट के ऊपर कंपनी की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है। पेमेंट कैश में हो जाती है 20-20, 25-25, 40-40, 50,000 रुपए की। पेमेंट जो ऑनलाइन हो रही है उनका रिकंसिलिएशन नहीं किया जाता टाइमली, बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल नहीं की जाती। अब आप बताइए क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? क्या आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है? जी हां, रिस्क आइडेंटिफाई किया है, रिस्क एग्जिस्ट करता है। अब वो जो रिस्क है कितना है, ज्यादा है या कम, क्या हमें उसको असेस करना है? वेदर वी नीड टू असेस कि रिस्क हाई है या कम है। दैट मीन्स उसकी सिग्निफिकेंस क्या है रिस्क की, वेदर रिस्क इज एट हायर लेवल और लो लेवल। तो एज ए ऑडिटर हमें दो मेन काम करने हैं इन प्रोसीजर्स के अंदर। नंबर वन, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी, एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर रिस्क एग्जिस्ट एंड असेस हाउ मच इट इज। वेदर रिस्क एग्जिस्ट एंड इफ इट एग्जिस्ट हाउ मच इट इज, वी नीड टू असेस दैट रिस्क। नाउ अब अनदर क्वेश्चन अराइज होता है, आपको जो ये रिस्क असेस करना है ये दो लेवल पर करना है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा होता है असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। यदि जो रिस्क आपको नजर आ रहा है उससे आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रही है, देन वो ओवरऑल रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है। बट इफ यू आर ऑफ द ओपिनियन दैट जो रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट ना करके किसको अफेक्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को या किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस को या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को। जैसे मान लेते हैं हम कि हमें जो एक्सपेंस को हमने चेक किया, एक्सपेंसेस की पेमेंट, उन पेमेंट्स में प्रॉपर कंट्रोल हमें नजर आए। 5,000 रुपए से ऊपर की सारी पेमेंट ऑथोराइजेशन के बाद पेमेंट होती हैं, सब पेमेंट्स ऑनलाइन होती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी की मैनेजमेंट को पेमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। और जो कंपनी के डायरेक्टर्स को पेमेंट हुई टोटल सेल का 3% है। टोटल सेल का भी 3% छोड़ो, सेल का 0.3% है सिर्फ। कंपनी की टोटल सेल्स का 0.3% पेमेंट हुई है कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के मैनेजर्स को। अब आप बताएं, मुझे लगता है डायरेक्टर्स की पेमेंट में गड़बड़ है। ये जो रिस्क मुझे लग रहा है दैट देयर माइट बी मिस स्टेटमेंट इन द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये रिस्क कौन से लेवल का होगा बताइए जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होगा या असर्शन लेवल का रिस्क होगा? जी तमन्ना, उदित, बिल्कुल सही जवाब है, ये असर्शन लेवल का रिस्क है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क नहीं है। ओके, ये आपका सही जवाब है भूमिका। तो अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे बताओ। ये मैनेजिंग डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में मुझे जो रिस्क नजर आया, ये कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है या बैलेंस में गलती है या डिस्क्लोजर में गलती है?
मुझे ये जो असर्शन लेवल नजर आ रहा है, ये किसी ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या डिस्क्लोजर में, कहां पर आपको रिस्क नजर आ रहा है? ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स? सबका एक ही जवाब, सर ये तो ट्रांजैक्शन लेवल का है। बिल्कुल सही। जो चीज पीएनएल अकाउंट का पार्ट बनती है वो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बैलेंस शीट में ईयर एंड पर असेट और लायबिलिटीज के बैलेंसेस हैं वो अकाउंट बैलेंस हैं, और जो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर्स आते हैं वो डिस्क्लोजर्स हैं। आपको डिस्क्लोजर्स में गलतियां नजर आ रही हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में। आपको लगता है appropriate disclosures in a relation to related party and related party transactions are not made in compliance with the requirement of AS 18 and अब बताओ ये रिस्क असर्शन लेवल का है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है? Disclosures as to some related party transactions may not be appropriately given in the notes to financial statement. ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है या असर्शन लेवल का है? बिल्कुल सही जवाब, ये अगेन असर्शन लेवल का है। ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का। अब एक और चीज बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन आएंगे मेरे, दो क्वेश्चन आएंगे, उनका आपको एप्रोप्रिएट रिप्लाई देना है। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लग रही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के कंप्लायंस में नहीं है। यह रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है या असर्शन लेवल का है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। जवाब आया सर ये रिस्क तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इससे तो पीएनएल की पूरी क्रेडिट साइड अफेक्ट हो रही है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी गड़बड़ है, लेकिन आपकी पॉलिसी, जो पॉलिसी है वो इन रिलेशन टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत है एज पर AS2। और इन्वेंट्री, ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल असेट का 70% है। सोचकर बताइएगा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत है और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एज पर AS2 नहीं है, और इन्वेंट्री बैलेंस शीट में टोटल असेट का 70% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये रिस्क क्या एक पर्टिकुलर असर्शन लेवल पर एक अकाउंट बैलेंस का रिस्क है, या अगेन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है? भूमिका ने गड़बड़ कर दी, गलती कर दी बेटा, असर्शन लेवल लिखा है, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। राइट पार्थ उदित, इतना बड़ा अमाउंट है, 70% की गलती। जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट को ओवरऑल इफेक्ट करने की पावर रखती है, 70% तो ओवरऑल ही हो गई एक तरीके से बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट के असेट्स का 70% गलत है, बाकी 30% पर तो मैं क्या ही ओपिनियन दूंगा। तो ये रिस्क कौन से लेवल का है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होता है ये। तो ऑडिटर आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी? एंटिटी की, इसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल की। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड असेस व्हाट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट टू लेवल, वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड नंबर 2 असर्शन लेवल। जी कमलेश, फाइनेंशियल रिस्क अफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सागर क्या कह रही है?
P&L बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं, तो असर्शन लेवल अलग से क्यों बनाया गया है? ओके, एक चीज बताओ सागर, जब पासिंग ग्रुप की होती है तो अलग अलग इंडिविजुअल 40 नंबर क्यों रखे गए? सोचो। सागर का क्वेश्चन है, जब P&L बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो असर्शन लेवल अलग से क्यों बनाया? तो मेरा क्वेश्चन यही है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, FM एंड SM तीनों ही ग्रुप 2 के पेपर हैं, तो इनके लिए अलग से 40% की पासिंग क्यों रखी गई? 50% टोटल पास पास कर दे। कॉस्ट अकाउंटिंग में 70 नंबर आ गए, FM में 80 नंबर आ गए, ऑडिट का पेपर ही नहीं दिया, पास कर दो ना। बोलो, क्या इंस्टीट्यूट पास करेगा? ऑडिट का पेपर ही ना देकर आए, नहीं करेगा ना। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की गलती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की गलती है वो बहुत बड़ी गलती है, और उसके अंदर आप क्या करेंगे? एडवर्स ओपिनियन। आप क्या करेंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे और लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन यदि गलती असर्शन लेवल पर है, कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्डिंग है, या उसका डिस्क्लोजर गलत है, या उसका बैलेंस सही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए इन्वेंट्री सिर्फ 5% है। इन्वेंट्री टोटल असेट का कितने परसेंट है सागर? 5%। उसकी वैल्यूएशन गलत है, बाकी टोटल असेट्स का जो 95% पोर्शन है वो है बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसी ओपिनियन दे पाऊंगा, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिटेल ऑफ विच इज गिवन इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन? ये थोड़ा सा टेक्निकल बोल गया मैं, कोई बात नहीं, बट समझ गए होंगे आप। भावनाओं को तो समझ ही जाते हो आप लोग भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अरे इन्वेंट्री को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है? जी हां। तो यदि असर्शन लेवल की गलती होती है ना, तो हम एडवर्स ओपिनियन नहीं देते। असर्शन लेवल की गलती पर हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। लेकिन यदि गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की हो गई, तो उस पर हम कौन सी ओपिनियन देंगे? बोलिए जी सागर, जल्दी से जवाब दो बेटा। यदि गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की है, बहुत भारी भरकम गलती है, तो हम कौन सी ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड या एडवर्स? दोनों ही मॉडिफाइड होती हैं। क्वालिफाइड देंगे या एडवर्स? एडवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट भूमिका, तो हम एडवर्स ओपिनियन देंगे। तो डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का, असर्शन लेवल का। जो चीज पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज ए होल अफेक्ट करने की पावर रखता है, जो गलती, वो गलती किस लेवल की है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा, इसका एक और नाम भी लिखवा दूं, हैविंग परवेसिव इफेक्ट। हैविंग परवेसिव इफेक्ट। परवेसिव का मतलब ओवरऑल, ओवरऑल। याद रहेगा ना ये वर्ड परवेसिव, आगे जाकर ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में पढ़ोगे। तो मैंने सोचा जब इसकी डिटेल डिस्कस कर ही रही है तो ये वर्ड आपके साथ शेयर कर लेता हूं, परवेसिव इफेक्ट। नो, अब आपने जो ये सारा काम किया है, आपने एंटिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेकर
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किया, इसके बेस पर फाइनली यू कंक्लूड क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, अब जब आपने फाइंड आउट कर लिया रिस्क एग्जिस्ट करता है, इस एरिया में एग्जिस्ट करता है, तो अब बताइए आपके आगे के जो ये प्रोसीजर हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कौन से एरिया में एक्सटेंसिवली परफॉर्म होंगे? एरिया हैविंग लोअर रिस्क और एरिया हैविंग हायर रिस्क। कौन से एरिया में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंसिवली परफॉर्म होंगे? वो एरिया जहां पर लोअर रिस्क है या वो एरिया जहां पर हायर रिस्क है? डेफिनेटली जहां पर हायर रिस्क है वहां पर हम एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे, एक्सटेंसिवली परफॉर्मिंग करेंगे, राइट? अब बात करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मेरे पास आते हैं सर दो प्रोसीजर्स। कौन कौन से प्रोसीजर्स? नाम याद है? याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इंट्रोडक्शन में बता दूंगा और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक ही यही है, पूरा डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर में। कई बार तो हम कहते हैं आगे के चैप्टर में आएगा, ये तो इसी चैप्टर में आएगा जी। पहला प्रोसीजर है टीओसी, टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल्स, also known as compliance procedures। हाँ, सेकंड सब्सटेंटिव है, बिल्कुल ठीक। कंप्लायंस प्रोसीजर में अब आप क्या करने वाले हैं? जिन एरिया में आपको इंटरनल कंट्रोल वीक मिले हैं, जिन एरिया में आपकी अंडरस्टैंडिंग है इंटरनल कंट्रोल वीक है, उन एरिया में आप इंटरनल कंट्रोल को ज्यादा इवैल्यूएट करेंगे। जिन एरिया में आपको लगता है इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग, उन एरिया में आप इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम करेंगे। ये प्रोसीजर बेसिकली है क्या? दैट इज evaluation of internal control so as to determine its existence, effectiveness एंड कॉन्टिन्यूटी। तीन वर्ड, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी। इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी कहां ली? आरएपी में ली। इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल की आरएपी के अंदर ले ली, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने डिटेल चेकिंग नहीं की थी कि मुझे जो बताया गया है इंटरनल कंट्रोल में क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ऐसा नहीं कि बता दिया गया परचेज के लिए ये इंटरनल कंट्रोल है, सेल के लिए ये इंटरनल कंट्रोल है, पेमेंट्स के लिए ये इंटरनल कंट्रोल है, क्रेडिट सेल्स के लिए ऐसे इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं। जानकारी ले ली है, चेकिंग नहीं किया था। अभी जानकारी के बेस पर मैंने रिस्क निकाला था कि मुझे कहां ज्यादा कम करने हैं और कहां कम चेकिंग करनी है। नाउ अब मैंने क्या किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेसिस पर मैंने इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस को चेक किया कि जो आपने इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी मुझे बताई थी एक्चुअल में वो इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। यदि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो क्या वो कंट्रोल इफेक्टिव भी है या नहीं? कि आपने कंट्रोल मैकेनिज्म तो बना दिया बट
एम्प्लॉइज जो उस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, व्हाटएवर इट इज, वो एम्प्लॉय पॉलिसी को समझते ही नहीं है, समझते हैं तो इंप्लीमेंट नहीं करते, देन इफेक्टिव नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड की, 1 अप्रैल से शुरू होता है वो पीरियड और 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। इंटरनल कंट्रोल हमने चेक कर लिया मई 2023 के महीने में, मई 2023 के महीने में बहुत बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है, लेकिन उसके बाद हमने छोड़ दिया ये सोचकर यही पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर रही है। बट हुआ क्या, अक्टूबर 23 में मैनेजमेंट में चेंज आया, नए डायरेक्टर आए, उन्होंने उठाकर पॉलिसी चेंज कर दी, और जो वो पॉलिसी चेंज की वो इतनी बेकार पॉलिसी थी कि सारी चीजों के कंट्रोल अफेक्ट हो गए। क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल की कॉन्टिन्यूटी को भी चेक करना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड? इंटरनल कंट्रोल रिमेन कॉन्टिन्यूड, यस, उसकी कॉन्टिन्यूटी को भी चेक करना जरूरी है। तो ये 3 वर्ड आ गए मेरे सामने, वन इज एग्जिस्टेंस, सेकेंड वन इफेक्टिवनेस, थर्ड वन कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब मैंने जब इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए, जिन एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है उन एरिया में उन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग, उनमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये बताइए। जिन एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है एंटिटी के, उन एरिया में अकाउंटिंग डेटा में मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? जवाब आया सर कम होंगे। यदि कम होंगे तो मेरे आगे के जो अकाउंटिंग डेटा की एग्जामिनेशन के प्रोसीजर है, जिसको हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नाम देते हैं, वो मोर एक्सटेंसिव परफॉर्म होंगे या लेस एक्सटेंसिव परफॉर्म होंगे? जी कमलेश, वो भी लेस एक्सटेंसिव परफॉर्म होंगे। तो क्या ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं? यस। अब नंबर 2 पर आ गए हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसके अंदर 2 तरह के प्रोसीजर्स आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स V+V। डिटेल्स किसकी चेक करोगे? ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस की डिटेल चेकिंग क्या कहलाती है? वाउचिंग। अकाउंट बैलेंसेस की डिटेल चेकिंग वो कहलाती है वेरिफिकेशन। एक वर्ड होता है वाउचिंग और दूसरा वर्ड है वेरिफिकेशन। ये दोनों यहां पर आप इनकी डिटेल टेस्टिंग कर रहे हैं, किसकी? ट्रांजैक्शन की। टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द अकाउंट बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन की डिटेल चेकिंग वाउचिंग कहलाती है, बैलेंसेस की डिटेल चेकिंग वेरिफिकेशन कहलाती है। प्लस इसके साथ आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर देखो अब जरा, आरएपी में भी परफॉर्म हुए और सब्सटेंटिव स्टेज में भी परफॉर्म हुए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर उसका एक स्टैंडर्ड है 520 और वो बताएगा ऐसे 520 की जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनको आप यदि अकाउंटिंग डेटा की एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं तो वो कहलाए जाएंगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और यदि आप एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो कहलाए जाएंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर की एप्लीकेशन आरएपी का भी हिस्सा होती है,
एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर का भी हिस्सा होती है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमें मेन करना क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एस्टैब्लिश completeness, accuracy and validity। कोई ओमिशन नहीं है, ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली एंड वैलिडली रिकॉर्ड की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारे डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं जिनके थ्रू हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। अब मेरे आपसे दो क्वेश्चन आएंगे, गलत भी जवाब आएंगे, देन इट्स ओके। कोशिश करिएगा एनालाइज करके सही जवाब देने की। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? वो ओपिनियन पर बेस्ड है। ऑडिटर इन सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है जिसके बेस पर वो अपनी ऑडिट ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही हैं फाइनेंशियल पोजीशन का एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का? ऑडिटर की ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंटिंग डेटा पर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट हैं? वेदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल और नॉट। ऑडिटर की ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है। अब ऑडिटर ने क्या किया? इन सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके कलेक्ट किया है। क्या सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिटर्स ने क्या कलेक्ट किया है? पहला क्वेश्चन बोलिए। सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने एविडेंसेस कलेक्ट किए। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, पहला, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटर के एविडेंसेस की नेचर क्या होनी चाहिए? ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एविडेंसेस हैं उनकी नेचर क्या होनी चाहिए? उदित, आपका जवाब पहले ही आ चुका है बेटा और बिल्कुल सही जवाब है वो। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ अदर्स। To express opinion on true and fair view of the financial statement, auditor must have available with him evidences। evidences की nature क्या होनी चाहिए? What should be the nature of audit evidences? भूमिका appropriate, नेचर है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। कमलेश, एविडेंसेस के लिए हम जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिटिकल है, ये टेक्निक आरएपी में भी चलती हैं, टीओसी में भी चलेंगी और फिर आगे टीओडी में भी चलेंगी, सब जगह चलेंगी। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, जहां पर आपने मुझे गलत जवाब भी दिया, देन इट्स ओके। कौन से एविडेंस हैं जिनके बेस पर ऑडिट ओपिनियन ड्रॉ की जाएगी? एविडेंसेस कलेक्टेड थ्रू आरएपी और एविडेंसेस कलेक्टेड थ्रू एफएपी। कौन से एविडेंसेस के बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन ड्रॉ की जाएगी या ऑडिट कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा? ऑडिट एविडेंसेस बेस्ड ऑन आरएपी या ऑडिट एविडेंसेस बेस्ड ऑन एफएपी।
जवाब आया है वेरी गुड। मैं वेट कर रहा हूं कोई गलत जवाब आए तो। अभी तक तो जो जवाब आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। कमलेश, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाना था, बट किसी ने गलत जवाब नहीं दिया तो मेरी तो एक्सप्लेनेशन देने की बात ही खत्म हो गई। कमलेश का जवाब आया है आरएपी, बाकी सब का जवाब है एफएपी। कमलेश तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका मतलब अभी देखो, हम एज ए ऑडिटर ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, तो मुझे जो सबूत चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में चाहिए। कंपनी में क्या रिस्क है वो सबूत मेरे लिए टीओसी और टीओडी की डिटेल को डिटरमिन करने में यूज होगा, उसके बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। अच्छा, कमलेश क्या कह रहे हैं, आई एम सोनम। अब तुम्हारा नाम कमलेश शर्मा आता है, मैं क्या करूं। तुमने जब अपने ये क्लासेस के लिए क्या करते हो, लिस्टिंग करते हो या एक्टिवेशन, जब क्लास एक्टिवेट की होगी तो तुमने कमलेश शर्मा नाम डाला है। चलो मैं ध्यान रखूंगा जितना मुझे रहेगा याद, ठीक है सोनम। तो जब हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो जिन एविडेंसेस के बेस पर ओपिनियन दी जाती है, जिन एविडेंसेस के बेस पर ओपिनियन दी जाती है वो एविडेंसेस है हमारे ये रिस्पॉन्स वाले। आरएपी के एविडेंस हमें गाइड करते हैं, किस लिए, कि हमें एफएपी किस एक्सटेंट तक परफॉर्म करने हैं। आरएपी के थ्रू जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उसके थ्रू हम अपने आगे के प्रोसीजर की एक्सटेंट डिटरमिन करते हैं। लेकिन जो ओपिनियन के लिए एविडेंसेस यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, एफएपी के थ्रू कलेक्ट किए गए एविडेंसेस। राइट, बात आई समझ में, हुआ कुछ क्लियर जी। तो नाउ अब इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। इस चैप्टर में दो मेन पार्ट हो गए, एक आरएपी और दूसरा एफएपी। अब यदि मैं आपको बताऊं टॉपिक नंबर 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 ये तो सारे आरएपी से रिलेटेड हैं और जिसमें ऐसे 315 का रोल आएगा। फिर टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 ये ज्यादा ऐसे 330 से रिलेटेड है जिसमें हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। बीच में एक स्टैंडर्ड और आएगा ऐसे 320। तो जो हमारी सीरीज है ना ये ऐसे 300 से 499 की सीरीज, इस सीरीज में हमारे टोटल 6 स्टैंडर्ड हैं, 300, 315, 320, 330, 402 एंड 450। 402 तो आपके सिलेबस में है नहीं, 450 की सिर्फ इंट्रो सिलेबस में है। 300 आप कवर कर चुके हो, बाकी के बच गए 3 स्टैंडर्ड, ये इस चैप्टर के अंदर आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के साथ ही आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की एक सीरीज 300 से 499 की आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इससे दूसरे स्टेप पर आगे की तरफ और हमारा टॉपिक आ जाता है अब नंबर 1, पहला टॉपिक,
ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? इस चैप्टर में आपका आई थिंक सबसे पहला टॉपिक ही ऑडिट रिस्क का है। यही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? रिस्क ऑफ expressing inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। अब दो चीजें हैं इसके अंदर। ऑडिट रिस्क is a function of नंबर एक, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM। एंड नंबर दो, डिटेक्शन रिस्क। One is a risk of material misstatement and second one is the detection risk. अब समझिए ROMM क्या है। Risk that financial statements are materially misstated prior to audit. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटीरियली मिसस्टेटेड कब? ऑडिट से पहले। ऑडिट से पहले ही इनके अंदर मेटीरियल मिसस्टेटमेंट थी। ओके डिटेक्शन रिस्क क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर्स may be ineffective to identify the material misstatements. Auditor is not been able to detect the material misstatements. अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले RMM की, इसके होते हैं दो कंपोनेंट्स। एक है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क से हमारा क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म
इनहेरेंट रिस्क। susceptibility of an assertion about a class of transaction account balance or disclosure to a misstatement that could be material assuming that there are नो रिलेटेड कंट्रोल्स। इसको नोट डाउन कर लो, अभी डिस्कस करता हूं। कंट्रोल रिस्क, risk that misstatement could occur in an assertion about a class of transaction account balance or disclosure that could be material if internal controls fails to prevent, detect and correct irregularities on timely basis। तो अब हमारे पास एज ए ऑडिटर यदि हम बात करते हैं तो रिस्क की दो कैटेगरीज आ गई। एक आ गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा आ गया डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि ऑडिट से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सिग्निफिकेंट गलती होने का रिस्क था। और वो क्यों था? सिंपल भाषा में बात करूं, नंबर एक, कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और जिन एरिया में इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते उन एरिया में किसी ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या उसके डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट गलती होने के चांसेस, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। तो वर्ड क्या यूज किया गया? ससेप्टेबिलिटी मींस चांसेस of an assertion
असर्शन वो होती है जो आप चेक कर रहे हैं आइटम, जैसे एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, राइट्स, ऑब्लिगेशन, अकरेंस, बहुत सारी असर्शन होती हैं जिनको आप एज ए ऑडिटर चेक करते हैं। इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 में आनी है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम का चैप्टर है, वाउचिंग वेरिफिकेशंस का, वहां पर आएगी। बट सिंपल भाषा में असर्शंस का मतलब होता है वो रिप्रेजेंटेशंस जो मैनेजमेंट ने यूज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त। यदि बैलेंस शीट में आपके एक इनटेंजिबल असेट पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का, तो आप क्या कहेंगे? क्या इंटेंजिबल असेट एग्जिस्ट करता है? जब आपने बैलेंस शीट में इंटेंजिबल असेट की हेडिंग लिखी हुई है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। उसकी वैल्यू लिखी हुई है आपने 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब दैट इंटेंजिबल एसेट इज वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख। तो मैं एज ए ऑडिटर चेक करता हूं क्या ये इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करते हैं। यदि ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इनकी वैल्यू 5 लाख रुपए है जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है? क्या इनका डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एएस या एज पर शेड्यूल 3 एप्रोप्रिएट है? तो जिन चीजों में गलतियों के चांसेस हैं, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, किसमें? इन अ ट्रांसेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। चांस किसका? मिस स्टेटमेंट का, गलती का। कब? जब related internal controls do not exist। इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते हो तो मान लीजिए आप जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं वहां पर क्रेडिट सेल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जितना मर्जी क्रेडिट पर सामान बेचो, जितना मर्जी क्रेडिट पर सामान बेचो। बताओ क्या रिस्क है? क्या क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग में, उसकी मेजरमेंट में रिस्क है? डेफिनेटली रिस्क होगा। तो जहां पर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन एरिया में कौन सा रिस्क आ रहा है? हमारा इनहेरेंट रिस्क। लेकिन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, देन आल्सो अ रिस्क अराइज एंड दैट रिस्क इज नोन एज द कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क that misstatement could occur in an assertion about a transaction, account balance or disclosure that may be material significant हो सकती है if internal control fails to prevent, detect or correct irregularities on timely basis। तो ये दो तरह के रिस्क हो गए, इनहेरेंट एंड कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज को बनाना, इनके प्रोसीजर्स को बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? मैनेजमेंट। तो क्या ऑडिटर अपने ROMM के रिस्क को कम कर सकता है? बताइए, क्या ऑडिटर अपने ROMM के रिस्क को कम कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये उसके हाथ में ही नहीं है। इट इज नॉट विद इन हिज हैंड्स, ये उसके हाथ में नहीं है ये कंट्रोल। दिस कंट्रोल इज टू विद इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिस्क है डिटेक्शन का रिस्क that auditor's procedure may be ineffective to identify the material misstatement. For example, test checking.
क्या ऑडिटर 100% चेकिंग करता है? नहीं करता। वो सैंपलिंग को के बेसिस पर काम करता है। लेस देन 100% ट्रांजैक्शन पर चेक करके ओपिनियन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बताता है। मान लीजिए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1000 ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट सेल्स की 1000 ट्रांजैक्शंस है, तो वो हो गया पॉपुलेशन। हमने उसमें से चेक की 50 ट्रांजैक्शन, दैट इज सैंपल, और उन 50 ट्रांजैक्शन के बेस पर जो ओपिनियन बनाई वो हमने पूरी पॉपुलेशन के लिए बना दी। क्या चांसेस हैं या नहीं कि जो रिमेनिंग 950 ट्रांजैक्शन हमने चेक नहीं की उनमें गलती हो सकती है? वेदर चांसेस एग्जिस्ट कि जो रिमेनिंग 950 ट्रांजैक्शन हमने चेक नहीं की उनमें गलती हो सकती है। क्या ऑडिटर अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है? जी हां, थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग ऑडिटर अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है। तो डिटेक्शन रिस्क इज विद इन द हैंड्स ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर के हाथ में होता है डिटेक्शन रिस्क। नोट, both inherent and control risk are entity risk and are influenced by the client, not influenced by auditor. SA 200 requires that auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidences to reduce audit risk to an acceptable low level and thereby enable the auditor to draw reasonable conclusion on which to base the opinion. Mathematically, we can say audit risk is equal to inherent risk multiply by control risk multiply by the detection risk. इसका मैं आपको ना एक मैट्रिक्स और बनवाता हूं। फोर बाय फोर का ये एक मैट्रिक्स बनाइए जरा, इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए।
डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क। एक सेकेंड रुको जरा। एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। लो, मीडियम, हाई। यदि इनहेरेंट रिस्क लो है और कंट्रोल रिस्क भी लो है, यदि इनहेरेंट रिस्क लो है, एक मिनट रुको जरा। एक मिनट, मैं स्क्रीन चेक कर रहा हूं क्या हुआ है ये। जी, इनहेरेंट रिस्क लो है और कंट्रोल रिस्क भी लो है, तो ROMM क्या होगा? सोचो जरा। ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ज्यादा होगा या कम होगा? दोनों ही लो हैं, दोनों ही लो हैं, लो होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं लोएस्ट होगा? लोएस्ट होगा। अच्छा, और यदि एक लो है और एक मीडियम है, एक लो है और एक मीडियम है, तो क्या मैं कह सकता हूं लोअर होगा? एक हाई है और एक लो है, ये क्या बनेगा? एक रिस्क हाई है, एक लो है। इनहेरेंट रिस्क हाई है, कंट्रोल रिस्क लो है। ROMM कितना बनेगा? एक हाई एक लो। कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, रिस्क बहुत हाई है, बट जिन एरिया में है वहां इफेक्टिव है, तो यस, ये बनेगा मीडियम, मॉडरेट, मॉडरेट। तो यहां पर भी आ जाएगा मॉडरेट। एक मीडियम दूसरा भी मीडियम, एक मीडियम दूसरा भी मीडियम, तो ROMM मीडियम। एक मीडियम और एक हाई, तो मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा है, हायर हाईएस्ट से कम है। इसको क्या नाम दूं? सोचो जरा, बताओ। मीडियम, एक मीडियम है रिस्क और एक हाई है, तो ROMM क्या होगा?
हायर, हायर साइड पर होगा। मीडियम, एक तो मीडियम है और एक हायर है, मीडियम कैसे होगा? मीडियम से तो ज्यादा ही होगा ना। 3 लेवल हैं, ये हाई, ये मीडियम, ये लो। हाई, मीडियम, लो। दोनों चीजें लो हैं, दोनों चीजें लो मिलकर बनाएंगी लोएस्ट। दोनों चीजें हाई पर हैं तो मिलकर बनाएंगे हाईएस्ट। दोनों चीजें मीडियम हैं तो मिलकर बनाएंगे मीडियम। लेकिन यदि एक हाई है और एक मीडियम है, एक हाई है और एक मीडियम है, ये क्या बनेगा? मीडियम से ज्यादा हाईएस्ट से कम। समझ आई बात? मीडियम से ज्यादा है, हाईएस्ट से कम है, हायर। एक मीडियम है और एक लोअर है, ये क्या बनेगा? लोअर। तो अब आप मुझे इनहेरेंट रिस्क लो और कंट्रोल रिस्क हाई, इसका नाम बता दो जरा, क्या होगा? इनहेरेंट रिस्क लो और कंट्रोल रिस्क हाई। एक रिस्क लो पर है और एक हाई पर है, तो इसका जवाब क्या आएगा? एक लो पर बिल्कुल नीचे, एक सबसे ऊपर। इसका जवाब बिल्कुल सही, मीडियम। मीडियम, एक मीडियम है और एक हाई है। एक मीडियम है और एक हाई है, हायर। हायर, दोनों ही हाई हैं, दोनों ही हाई हैं। हाईएस्ट। तो इस तरह से लो और लो का कॉम्बिनेशन क्या बना? लोएस्ट। लो और मीडियम का कॉम्बिनेशन लोअर। लो और हाई का कॉम्बिनेशन मीडियम। लो और मीडियम, अरे एक गलती हो गई है यहां पर। लो और मीडियम का कॉम्बिनेशन लोअर। लोअर। अब एक चीज सोचिएगा, आप ऑडिटर हैं और आपकी असेसमेंट क्या है? रिस्क हाईएस्ट लेवल पर है, किस चीज का? इनहेरेंट का, कंट्रोल का। हाईएस्ट लेवल पर रिस्क पहुंचा हुआ है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। और आपको ओवरऑल रिस्क को कहां पर लाना है? एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लाना है। तो अब मुझे बताओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिटेल में करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिटेल में करने पड़ेंगे। इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क भी है, कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, जिन एरिया में इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत पुअर हैं। तो यदि हम अब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की डिटेल को बढ़ाएंगे, तो मुझे यह बता दो, जब मैं अपनी चेकिंग की डिटेल बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, मेरा डिटेक्शन रिस्क कौन से लेवल पर आ जाएगा? मेरा डिटेक्शन रिस्क कौन से लेवल पर आ जाएगा? लोअर पर या लोएस्ट पर? लोअर के अंदर लो की भी तो दो कैटेगरी चल रही हैं,
लोअर पर आएगा या लोएस्ट पर आएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं। तो मेरा डिटेक्शन रिस्क जाएगा कहां पर? जवाब आया सर लोवेस्ट पर। लोएस्ट डिटेक्शन रिस्क। हाईएस्ट डिटेक्शन रिस्क कौन से केस में आएगा? कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। अब मुझे यह बताओ, हाईएस्ट डिटेक्शन रिस्क कहां पर आएगा? कौन से आरओएमएम पर आएगा हाईएस्ट डिटेक्शन रिस्क? हाईएस्ट डिटेक्शन रिस्क कौन से आरओएमएम पर आएगा? लोएस्ट पर। ऐसा क्यों? सोचिए, यदि इनहेरेंट रिस्क कम है, मतलब कंपनी ने मोस्ट ऑफ द एरिया में इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज बना रखी हैं, कंट्रोल रिस्क कम है, मतलब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट भी करते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव भी हैं। ऐसे केस में हम अपने सैंपल साइज को क्या करेंगे? कम कर देते हैं। हम अपनी चेकिंग कम कर देते हैं, और जैसे ही हमने अपनी चेकिंग कम की, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या हमारा डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया? हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। लोअर के केस में अब मुझे लगता है आपको बाकियों के जवाब शायद आप लिख लेंगे। हायर डिटेक्शन रिस्क, मीडियम में मीडियम डिटेक्शन रिस्क, लोअर आरओएम में हायर डिटेक्शन रिस्क, मीडियम में हायर डिटेक्शन रिस्क, हायर आरओएमएम लोअर डिटेक्शन रिस्क, मीडियम में हायर डिटेक्शन रिस्क, हायर में लोअर डिटेक्शन रिस्क, हाईएस्ट में लोएस्ट। तो ये हमारा एक रिस्क मैट्रिक्स होता है, जिसके बेसिस पर हम इस सारे काम को करते हैं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं पे गड़बड़ हो गई क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हायर होगा ना? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हायर ही तो लिखा है। लोअर आरओएम हायर डिटेक्शन रिस्क, इसके बगल में मीडियम 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 रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, तो मीडियम ही डिटेक्शन रिस्क। सबसे बेस्ट इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलती हैं चीजें, एक, दो, तीन। ये तीन केसेस इन जनरल आपको अपनी ऑडिट प्रैक्टिसेस के दौरान मिलते हैं। क्योंकि कोई भी चीज बहुत ज्यादा लो लेवल पर नहीं होती और कोई भी चीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं होती। अरे एक सेकेंड, मीडियम यहां गलती कर गए हम। इसकी बगल वाला यही कह रहे थे ना, मीडियम 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 मीडियम।
सब चीजें ऑन एन एवरेज चलती हैं मीडियम पर। तो ये हुआ हमारा जो डिस्कशन था ओवर द रिस्क। अच्छा, अब इसमें हम एक वर्ड और पढ़ रहे हैं, मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? हमने वर्ड पढ़ा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल का क्या मतलब है बताइए जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मटेरियल? सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, जो एक यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन लेने में उसको हेल्प करता है, उसके इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करने की पावर रखता है। मटेरियलिटी का ऑडिट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कौन सा स्टैंडर्ड मटेरियलिटी को कवर करता है जी? 320। तो मटेरियलिटी का जिक्र तो मैं आपके साथ जब ऐसे 320 करेंगे उसमें करेंगे। मैं अभी आपको मिस स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूं। ऐसे 450 जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ misstatements identified during the audit of financial statement। defines the term misstatement as difference between amount, classification, presentation and disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation and disclosure that is required for the item in accordance with applicable financial reporting framework। डिफरेंस 4 एलिमेंट्स में क्या क्या? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ, ये एक बड़ा कीवर्ड आ गया, रिपोर्टेड। मींस जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक आइटम का अमाउंट रिपोर्ट किया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लासिफाई किया एक आइटम को, या उसकी प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, दैट मींस एक्चुअल इंफॉर्मेशन
एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये आपने रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसका डिफरेंस आ रहा है किसके साथ? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF, दैट इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने दी है और जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या कहलाता है? मिस स्टेटमेंट। तो हम फोकस हैं 4 बातों के डिफरेंसेस पर, और वो क्या क्या है? नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2 क्लासिफिकेशन, नंबर 3 प्रेजेंटेशन एंड नंबर 4 डिस्क्लोजर। याद रहेंगे ये चारों वर्ड? SA 450 की डिटेल आपके सिलेबस में कंपैरेटिवली कम है, वो जाकर चैप्टर नंबर 7 या 8 कंप्लीशन एंड रिव्यू के चैप्टर में, चैप्टर 7 उसमें आएगी। बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसका एक हिंट दिया है कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है। एक डिफरेंस किसमें? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम and the amount classification presentation and disclosure that is required for the item in accordance with the applicable FRF. Now, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बुक में से एक बार रीडिंग करा रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट की, और फिर आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस की आपने करनी है आज प्रैक्टिस। मैंने जो चीजें आज आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, उसी पार्ट को मैं आपको एक बार बुक में से रीड करा रहा हूं, सारे टॉपिक को। देयर आफ्टर फिर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस की लर्निंग करनी है, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ऑडिट रिस्क, ये नोट्स मैंने ग्रुप में डाले थे, आपको मिल गए होंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस ये लास्ट चैप्टर है जिसके नोट्स मैंने शेयर किए हैं, उसके बाद आपको बुक मिल जाएगी, बुक में से ही कवर करेंगे। ऑडिट रिस्क, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके हैं और आपने एडवर्स रिपोर्ट दे दी। एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है और आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी। दोनों में से रिस्क कौन सी चीज का है? सिचुएशन 1 का रिस्क है या 2 का रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही थी और आपने गलत दे दी रिपोर्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत थी, आपने सही रिपोर्ट दे दी, या दोनों का? या दोनों का? बोथ या 1 या 2? 1 और 2? भूमिका ने कहा बोथ, तमन्ना, पार्थ, उदित सेकंड, और हाँ जी सोनम जवाब दो बेटा। सागर भी कह रहे हैं बोथ। अच्छा, अब जवाब दो, 1 और 2? आंसर इज 2। ऐसा क्यों? बिना सबूतों के क्या आप किसी को अपराधी घोषित कर सकते हो? हमारी कोर्ट क्या कहती है? यदि आपके पास सबूत नहीं है और आपको पता है कि इस पर्सन ने ये मर्डर किया है, सबूतों के अभाव में उसको भी छोड़ दिया जाएगा। मतलब बिना एविडेंस के आप एक कल्प्रिट को भी कल्प्रिट नहीं कह सकते। तो क्या एडवर्स रिपोर्ट बिना सबूतों के दे पाओगे? क्या बिना सबूतों के, बिना एविडेंसेस के एडवर्स रिपोर्ट दे सकते हो?
दे ही नहीं सकते। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही ओके, तो आपके पास गलतियों के एविडेंस मिलेंगे कहां से? बनाओगे, फैब्रिकेट करोगे? नहीं। तो इसके चांसेस होते ही नहीं। बहुत बहुत रेयर चांस है जब ऑडिटर का दिमाग ठिकाने पर ना हो, तब पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज यही कि आपने नेग्लिजेंस किया, आपने सबूत इकट्ठे नहीं किए मिस स्टेटमेंट के, और आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी। रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन when financial statements are materially misstated. It is the possibility that auditor express an unmodified opinion even when financial statements are materially misstated. Auditor is required to plan and perform the audit in such a way that audit risk is reduced to an acceptable low level. SA 200 states that auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence to reduce the audit risk to an acceptable low level and enable the auditor to draw the reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. ऑडिट रिस्क के दो फंक्शन हैं, ROMM और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, अब एक आपको ही दे रहा हूं मैं ये होमवर्क। एक्चुअल में मुझे आज मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना था, उसकी टाइमिंग का मैसेज आना था मेरे पास, वो मैसेज आ गया है, तो मुझे उनको की टेस्टिंग के लिए जाना है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कितने पेजेस की रीडिंग का, सिर्फ रीडिंग का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 तक का, बस। ठीक है, सिर्फ 3 पेजेस की रीडिंग करनी है। और मैंने आपके साथ आज इसका ऑडिट रिस्क का और RAP का एक ओवरव्यू डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया। होमवर्क में कोई नोटिंग नहीं है, सिर्फ आपको रीड करने हैं पहले 3 पेज। कर लोगे रीडिंग? सिर्फ पहले 3 पेज, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना, सिर्फ उन्हीं को इसमें लिखा गया है। पार्थ क्या कह रहे हैं, नेग्लिजेंस के केस में क्या सजा मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल सजा मिलेगी। पढ़ा है सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 147 कंपनी लॉ में, ऑडिट में नहीं है, अब सिलेबस में। पहले तो हम कराते थे, ऑडिट के पेपर में था ये, लेकिन अब कंपनी लॉ के कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ न्यू सिलेबस में ऑडिटर का लीगल प्रोविजन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के चैप्टर में है, सेक्शन 147 में भी है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के सेक्शन 21 के अंदर भी है। ठीक है, तो फर्दर डिस्कशन इसकी आगे करेंगे। तो आज आपका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ पहले 3 पेजेस की रीडिंग और कुछ भी नहीं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।